अपने क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट के अनुसार हमारे पास एक स्मूथ स्फीयर है जिसका रेडियस है r और इसके टॉप पर एक छोटा सा बॉडी रखा हुआ है। सपोज कर लो कि इसका मास है m। Then the sphere is imparted a constant acceleration omega naught in the horizontal direction। हमने जो है इसको इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया एंड द बॉडी बिगन्स स्लाइडिंग डाउन, और इसकी वजह से ये जो बॉडी है इस डायरेक्शन में ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट करता है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिलेटिव टू द स्फीयर एट द मोमेंट ऑफ ब्रेकअप। हमें अपनी बॉडी का वेलोसिटी उस मोमेंट पे निकालना है जब वो स्फीयर के साथ कांटेक्ट को ख़त्म करता है, और वो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर निकालना है। कहने का मतलब ये है कि इस पार्ट में पहले से ही एक हिंट दिया हुआ है कि आपको अपना फ्रेम नॉन इनर्शियल चुनना है और वो फ्रेम आपके स्फीयर के साथ अटैच्ड होना चाहिए। तो चलो हमने पहले फ्रेम चुन लिया है ना। फ्रेम कैसा फ्रेम है? अटैच्ड। किसके साथ अटैच? अटैच टू द स्फीयर। वेरी गुड, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अगर मुझे ब्रेकअप के टाइम पर वेलोसिटी निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को देखना होगा। तो चलो मान लेते हैं कि स्लाइड करते करते एक पर्टिकुलर मोमेंट पर अपना जो ये बॉडी है ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, मान लीजिए v। वेलोसिटी हमेशा पाथ के कैसा होता है? टेंजेंट होता है, तो हमने इसे टेंजेंट बना दिया। मास बेटा m है ही है। एक काम करो, इसके पोजीशन को सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर लो, ए ऐसे बना लो, तो ये एंगल मान लो थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा। अब क्या कर सकते हैं? अब इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को देख सकते हैं। तो बेटा एक फोर्स तो सब कोई जानता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, इसका वेट लगेगा ही लगेगा। ऐसे वेट लग गया। दूसरा, चूँकि अभी स्फीयर के सरफेस के साथ एक कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग गया इसके ऊपर। नॉर्मल फोर्स हमेशा इस रेडियस के अलोंग होगा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं सर्कल का। दूसरी बात यह है कि चूँकि आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल हो गया, तो इस पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसको कि हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं, और वो होता है इसका मास इनटू ये एक्सेलरेशन, है ना। ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जरा समझो, अब समझो, मान लो कि तुम ऑब्जर्वर हो और तुम्हारा फ्रेम चूँकि इसके साथ अटैच्ड है, तो ये फील करो कि तुम इसके ऊपर बैठ चुके हो। जब इसके ऊपर तुम बैठे हो तो ये वाला जो बॉडी है वो ऐसे सर्कल में मूव करता हुआ तुमको महसूस होगा, है ना, सर्कल में। इसका मतलब ये है कि इस पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उन सारे फोर्सेज को पथ के टेंजेंट और उसके नॉर्मल के अलोंग रिजॉल्व करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके नॉर्मल के अलोंग बनाते हैं। सोचो जरा, इस mg का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये थीटा हो गया तो ये mg cos थीटा हो गया। तो एक बना मेरे पास mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्ट कर रहा है, तो चूंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया mg cos थीटा से, तो मैं इसको n से दिखा देता हूँ। दूसरी बात, यहाँ देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, मैं इसको अगर आगे बढ़ाता हूँ तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल तो 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। मतलब m ओमेगा नॉट साइन थीटा भी n के अलोंग लग गया, तो माइनस m ओमेगा नॉट साइन थीटा मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अपने इस सर्कल के सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लगा वो इतना हो गया। हम लोग जानते हैं कि दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सोचिए अगर हम टेंजेंट के अलोंग इक्वेशन लिखें तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा यहाँ बदलूँगा, क्योंकि अभी समझो जरा, हमको क्या चाहिए, थीटा, है ना,
एन की वैल्यू, अगर ये दो चीज निकल जाए तो वी निकल जाएगा। और मैं जानता हूं कि एट द टाइम ऑफ ब्रेकअप एन मस्ट बी 0, क्योंकि कॉन्टैक्ट खत्म, नॉर्मल फोर्स खत्म। तो ये अपने पास इक्वेशन हो गया एट द मोमेंट ऑफ ब्रेकअप, एट द मोमेंट ऑफ ब्रेकअप। देखो कितना मजेदार है। तो यहां से बेटा मेरा आ गया एम जी कॉस थीटा माइनस एम ओमेगा नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आप एम एम को ऐसे कैंसिल कर दो तो आपका आएगा जी कॉस थीटा, एक मिनट, है ना, ये आ जाएगा जी कॉस थीटा माइनस ओमेगा नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि इस टैंजेंट के अलोंग जो फोर्सेज का कंपोनेंट होगा उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, उसके बदले में यूज करूँगा वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे बेसिकली एक और इक्वेशन चाहिए थीटा और वी को इन्वॉल्व करता हुआ, क्योंकि अगर दो इक्वेशन बन गया तो मैं दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन मान करके सॉल्व कर दूंगा, मेरा वी भी निकल जाएगा और थीटा भी निकल जाएगा, क्योंकि अगले पार्ट में शायद यही एंगल निकालना है जब वो ब्रेकअप कर रहा है। ठीक, तो चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं हम। सोचो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात ये समझना है कि अपने इस मास पर जब वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो नॉर्मल एक्ट कर रहा है, नॉर्मल कुछ वर्क किया होगा, ठीक, प्लस ग्रेविटी एक्ट कर रहा है तो ग्रेविटी कुछ वर्क किया होगा, ठीक है, प्लस स्यूडो फोर्स भी एक्ट कर रहा है तो कुछ स्यूडो फोर्स भी एक्ट किया होगा, मतलब वर्क किया होगा। क्योंकि अगर आप याद करो तो किसी भी फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम निकालने के लिए उस बॉडी पर या सिस्टम पर लगने वाले सारे फोर्सेज का जो वर्क डन है उसको सम करते हैं और फिर सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में चेंज से इक्वेट करते हैं। तो चेंज की जहाँ तक बात आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था। अब के लिए ये नॉर्मल की बात करता हूँ मैं। भाई जब अपना मास यहाँ से यहाँ तक आ रहा था तो पूरे मतलब इस जर्नी के दौरान नॉर्मल इसके वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा था। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन में ग्रेविटी देखो कितना हो जाएगा, एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो भाई वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, सोचो, बहुत आसान है यहाँ से, है ना। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, टोटल था r, और अगर मैं इसका नाम दे दूँ P, इसका नाम दे दूँ Q, इसका नाम C है ही है, तो ट्रायंगल बन गया PQC जो कि मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से यहाँ तक बेटा देखो R ही रहेगा क्योंकि ये रेडियस है, तो ये हो गया R cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक R माइनस R cos थीटा ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया R माइनस R cos थीटा। तो ये हो गया R माइनस R cos थीटा, ठीक है। प्लस देखो स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये वाला गया डिस्प्लेसमेंट। और फिर से इसी ट्रायंगल में चले आएंगे आप, तो थीटा के सामने है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो मतलब ये R साइन थीटा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा m ओमेगा नॉट R साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई 2। हाँ ये थोड़ा अलग है, ये अलग है ना, अच्छा एम वी स्क्वायर बाई 2 निकल गया। अच्छा बड़े प्यार से मैंने m को काट दिया, यहाँ से m को काट दिया, यहाँ से m को काट दिया, ठीक है। अब मेरे लिए क्या है, मैं यहाँ से r कॉमन लूँ, यहाँ से r कॉमन लूँ और दूसरे साइड इसको ट्रांसपोज कर दूँ, और उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा अगले पेज पर। तो बेटा यहाँ से आएगा आपका, यहाँ से आएगा g ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और देख लूँ एक बार क्या था, ओमेगा नॉट साइन थीटा प्लस ओमेगा नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू, आपने r को कॉमन लेकर के दूसरे साइड कर दिया है, तो ये हो गया आपका वी स्क्वायर बाई 2r। ये ना, इसको आप दूसरा इक्वेशन कह लो। पहला इक्वेशन आपका क्या निकला था,
सबसे पहले जब आपने नॉर्मल फोर्सेज को वो किया था तो ये बना था आपका, एक बार चेक कर लेता हूँ बढ़िया से, जी कॉस थीटा माइनस ओमेगा नॉट साइन थीटा। ठीक 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 ठीक, जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा माइनस ओमेगा नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, है ना, वी स्क्वायर बाई आर। इतना ही था भाई, इतना ही था, हाँ जी इतना ही था, बहुत अच्छा। इक्वेशन नंबर 1। अब भाई मुझे चाहिए वी, अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं ऐड कर दूँ फट से यहाँ पर तो जितना भी थीटा वाला टर्म्स है वो कट जाएगा, तो मैं ऐड कर देता हूँ। ये तो एकदम आसान हो गया, ऐड कर दिए। ऐड किए तो यहाँ देखिए जी बचेगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा जी, ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं, बी स्क्वायर बाई 2r प्लस बी स्क्वायर बाई आर, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3v स्क्वायर बाई 2r, और यहाँ से बेटा तुम्हारा आ गया 2rg बाई 3 अंडर रूट इक्वल्स टू वी। देखो कितना आसान है ना, वेलोसिटी तो निकल गया। वेलोसिटी रिलेटिव टू स्फीयर व्हेन द बॉडी ब्रेक्स ऑफ द स्फीयर, ये निकल गया। दूसरा पार्ट देखिए क्या है, द एंगल थीटा नॉट बिटवीन द वर्टिकल एंड द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर टू द ब्रेक ऑफ पॉइंट। अरे रे रे, अरे यही थीटा निकालना है, इसको थीटा नॉट कह दिया गया है। तो ऐसा है ना कि हम थीटा नॉट बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है, तो मैं थीटा ही मान करके इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए कैसे, आपका देखिए भी निकल गया। अब सीधी सी बात है कि इन दोनों में से किसी एक में आप भी की वैल्यू रखेंगे तो थीटा का एक सिंगल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो उसको आप सॉल्व कर दोगे। तो जिसको ITF मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फंडामेंटल्स क्लियर हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, जिनके लिए नहीं क्लियर हैं थोड़ा ध्यान से देखेंगे वो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे आसान कौन सा पड़ेगा, मुझे आसान पड़ेगा ये वाला। तो इसमें मैं वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू रख देता हूँ। वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से देखो, यहीं से देखो, वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, यहाँ से वी स्क्वायर बाई आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2g/3। तो यहाँ पर रख दो, ये हो गया जी कॉस थीटा माइनस ओमेगा नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू 2g/3। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से g से डिवाइड कर दिया, तो 3 कॉस थीटा जी से डिवाइड किए हैं ना, माइनस ओमेगा नॉट बाई जी, ये भी 3 हो जाएगा आपका, ये साइन थीटा हो गया और ये आपका 2 हो जाएगा। अब आपके इस बुक के आंसर में इसको ना ईटा मान लिया है, इसको तो चलिए हम भी कर देते हैं, हम क्यों पीछे रहेंगे, तो हमने जो है इसको ईटा मान लिया। अब ईटा उटा बेकार लगता है तो के मान लो, चलो वो थोड़ा सा ईटा और एन में कुछ डिफरेंस नहीं दिखता हमारे राइटिंग में, तो हमने इसको के मान लिया। अब देखो कितना आसान हो गया। अब ये ITF का क्वेश्चन हो गया, मैं इसको देखिए सॉल्व करता हूँ, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया 3 कॉस थीटा, अगले पेज पे जाना पड़ेगा हम लोगों को, ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस 3 के कितना हुआ भाई, 3 के साइन थीटा, 3 के साइन थीटा इक्वल्स टू 2। क्या करोगे, तुमको कुछ नहीं करना है, ये जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट है, ये जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है, इन दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट लो और पूरे इक्वेशन को उनसे डिवाइड कर दो। तो मैंने वही काम किया, ए अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, कॉस थीटा पहले से था माइनस 3k अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, ए ऐसे कर देना है आपको। यहाँ गलती होने का चांस है तो नोट कीजिएगा, है ना, नोट कर लेना इसको। अब क्या होता है कि अगर मैं इसको कॉस अल्फा मान लूँ तो ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा हो जाएगा। छूट गया बेटा यहाँ पे देखो साइन थीटा, हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा हो जाएगा। तो चलिए हमने इसको कॉस अल्फा मान लिया, इसको साइन अल्फा मान लिया। अब क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी
इक्वल्स टू 2 यहाँ पे देखो 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन ले लिया, √1 प्लस के स्क्वायर हो गया। इसमें से भी 3 कॉमन होगा, इसमें से भी 3 कॉमन होगा, वो आगे चल के हम लोग करेंगे, देखिए। अच्छा, यहाँ से मुझे मिलेगा थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3 √1 प्लस के स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है? मुझे थीटा निकालना है ना। अल्फा तो फालतू में आ गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3 √1 प्लस के स्क्वायर माइनस अल्फा। और यहाँ से जरा देखो तो कॉस अल्फा तुम्हारे पास है 3 से देखो कॉमन लेके काट सकते हो, यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, तो बेटा तुम्हारा आएगा 1 प्लस ए इतना। तो यहाँ से अल्फा को लिखोगे तुम कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस के स्क्वायर, है ना। अब काम देखो बनने वाला है, हमको थीटा चाहिए, है ना, हमको थीटा चाहिए और एक ही सिंगल टर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये तो 2 टर्म्स का बेसिकली डिफरेंस हो गया। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ ही अपना दिमाग लगाऊंगा, और वो दिमाग बहुत छोटा सा रहेगा कि भैया इसको दोनों तरफ कॉस ले लो, कॉस, है ना, कॉस ले लिया। कॉस लिया तो ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2/3 √1 प्लस के स्क्वायर, है ना, माइनस कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस के स्क्वायर। अब कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला लगा दिया मैंने दोबारा से, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, नोट करो कॉस ए, है ना, अरे भैया, इंटू कॉस बी। फिर क्या होता है, क्योंकि माइनस है तो प्लस में होता है साइन ए इंटू साइन, है ना, बी। ए देखो, खुद सोचो, इसका तो कहना ही नहीं है। ये हो गया तुम्हारा, थोड़ा सा बदल देता हूँ मैं कलर, मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया 2/3, है ना, √1 प्लस के स्क्वायर, और ये हो गया 1/√1 प्लस के स्क्वायर। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? प्रॉब्लम यहाँ आएगा, और वो भी हम बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम बना देंगे ऐसे ट्रायंगल। हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इसको सपोज कीजिए कि जाई ऐसे ले लूँ, ऐसे ही मान लो, तो मतलब इस एंगल को हमने जाई ले लिया है ना, इसको हमने जाई ले लिया थोड़ी देर के लिए। जाई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 √1 प्लस के स्क्वायर, है ना। ये आप ITF में पढ़ चुके हैं। ये वाला कितना हो जाएगा तब फिर, इतने का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर, मतलब कि 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 4 का रूट कर लेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग रूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √5 प्लस 9 के स्क्वायर, है ना, आसान है। तो भाई यहाँ से कॉस इनवर्स है, अगर तुम साइन इनवर्स की कोशिश करोगे तो साइन इनवर्स देखो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स जाई, ये हो जाएगा तुम्हारा ये ना, परपेंडिकुलर 5 प्लस 9 के स्क्वायर अपॉन 3 √1 प्लस के स्क्वायर, और वापस से यहाँ रखोगे साइन कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ से आ गया 5 प्लस 9 के स्क्वायर का रूट अपॉन 3 √1 प्लस के स्क्वायर। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो बड़ा आसान है। देखिए 1 प्लस के स्क्वायर का रूट है, ये कॉस में है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ आपका के हो जाएगा। देखिए ना, सिंपल सा पाइथागोरस लगा दिया हमने। तो बेसिकली ये हमारे पास के √1 प्लस के स्क्वायर हो गया। देखो फटाफट कटेगा। अब क्या क्या कटेगा? ऊपर हो जाएगा 2 प्लस
के अंडर रूट 5 प्लस 9 के² अपॉन ये 1 प्लस के²। ये किसका आया वैल्यू? ये आया कॉस थीटा का। तो भाई साहब केवल थीटा चाहिए आपको, फिर से कॉस को उधर ले जाइए तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा और मेरे ख्याल से आंसर निकल गया है। तो थीटा जो हो गया आपका वो हो गया कॉस इन्वर्स ये 2 प्लस के अंडर रूट 5 प्लस 9 के² डिवाइडेड बाई 1 प्लस के²। एकदम मज़ेदार हलवा टाइप का आंसर निकल गया।